Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with the series of Negotiable Instrument Act 1881, and in today's video we will discuss pre-assumption of negotiable instrument कि एक negotiable instrument के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उसको valid बना सके. So, let's get started without wasting any time. Then pre-assumption as to negotiable instrument. First, it is the drawn, accepted and transferred for consideration कि negotiable instrument आपका किसी consideration के लिए लिखा जाता है, accept किया जाता है और transfer किया जाता है. इसका जो लिखने वाला होता है, यानी कि अगर आपका promissory note है तो आपका debtor, और अगर आपका BR है तो आपका क्रेडिटर या फिर आपका चेक. तीनों कंडीशन में लिखने वाला, एक्सेप्ट करने वाला और ट्रांसफ़र करने वाला किसके लिए करता है? कंसिडरेशन के लिए करता है कि सामने वाले को कुछ ना कुछ उस इंस्ट्रूमेंट से अमाउंट रिसीव होगी, इसीलिए उसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है. देन नेक्स्ट, डेट शुड बी मैंशनड ऑन इट कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपकी डेट क्या होनी चाहिए? मेंशन होनी चाहिए कि किस डेट को ये लिखा गया और कितने टाइम पीरियड के बाद इसको मैच्योर माना जाएगा. देन इट शुड बी एक्सेप्टेड बिफोर मैच्योरिटी डेट रिटर्न ऑन इट कि आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योरिटी डेट से पहले ही क्या कर लेना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. अगर मैच्योरिटी डेट के बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो उसका कोई भी आपकी एग्जिस्टेंस नहीं बनती है. फॉर एग्जांपल, आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा और उसके ऊपर लिखा आपने कि इस अमाउंट को मैं 3 महीने के बाद पे करूँगा, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना है? उस अमाउंट के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसी टाइम क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं अग्री करता हूँ कि 3 महीने बाद मैं इस अमाउंट को क्या करूँगा? पे करूँगा. लेकिन अगर आप उस अमाउंट को 3 महीने के बाद एक्सेप्ट करते हैं तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाती. देन इट शुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी डेट कि आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योरिटी डेट से पहले ही ट्रांसफ़र कर देना चाहिए कि अगर किसी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को क्या करना है? उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पे करना है तो आप क्या करोगे? मैच्योरिटी डेट से पहले ही उसको पे कर दोगे, यानी कि ट्रांसफ़र कर दोगे. देन नेक्स्ट इज रिसीवर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है वो क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी कि आप जिसको भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दोगे उस रिसीवर के पास क्या है? पूरा राइट है कि वो सामने वाले से उस अमाउंट को रिसीव कर सके, चाहे ट्रांसफ़र करने वाले के टाइटल में कोई भी फॉल्ट हो. then there should be a appropriate stamp on every negotiable instrument कि हर एक negotiable instrument के ऊपर एक appropriate stamp होनी चाहिए. The negotiable instrument is considered to be transferred as serial number when on it कि जितने भी उसके ऊपर सीरियल नंबर के साथ आपके इंस्ट्रूमेंट लिखने वाले के साइन होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका 4 जन को क्या किया गया? ट्रांसफ़र किया गया, विच इज़ A, B, C और D. तो A, B, C, D आपके 4 इसके ट्रांसफ़री हैं. सो फर्स्ट ये किसको ट्रांसफ़र किया गया? A को, देन B को और C को और D को. ये क्या है? आपका सीरियल नंबर के अंदर लिखा हुआ है. लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख दो कि सबसे पहले ये A को ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद किया गया था B को, देन उसके बाद किया गया C को, देन उसके बाद किया गया D को, तो इस तरीके से आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो सीरियल आपने लिखे है वो क्या है? गलत हैं. तो इस तरीके से आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सीरियल नहीं लिखने चाहिए. ये ऐसा ही माना जाएगा कि सबसे पहले डी को ट्रांसफ़र किया गया, फिर ए को, फिर सी को, फिर
बी को। सो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो सीरियल नंबर हो एक्यूरेट लिखना चाहिए कि सबसे पहले किसको ट्रांसफ़र किया गया, देन किसको, फिर किसको। तो सीरियलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज़ क्लियर, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the